जय हिंद, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु रोहित में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा के लिए आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं दोस्तों, वो है हमारा क्रमचय और संचय, जिसे हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन कहते हैं दोस्तों। आज की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आप समझ रहे होंगे क्योंकि पिछली परीक्षाओं में भी आपसे क्रमचय संचय से संबंधित दो प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। तो इसलिए आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको पूरा टॉपिक क्लियर भी कराने जा रहा हूं और साथ ही साथ हम लोग कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, आपको पूरी तरह से आज की इस क्लास में क्लियर हो जाएगा कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का टॉपिक आपके लिए कितना खास है। दोस्तों, ये टॉपिक आप ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि 12th क्लास में पढ़ने को मिलता है, लेकिन हमारी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसको तरीके से पढ़ना हमारे लिए बेहद जरूरी है। और आज के इसी वीडियो में आपको सारे डाउट्स पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हैं और आते हैं हम आज के अपने इस टॉपिक पर दोस्तों, जो है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को समझना हो, जिसमें सबसे पहली चीज़ हमें पढ़नी है क्रमिक गुणन, अर्थात फैक्टोरियल। दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक की नींव ही यहीं से स्टार्ट होती है, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो फैक्टोरियल क्या कहता है, हम इसके बारे में समझेंगे पहले। तो दोस्तों, फैक्टोरियल क्या है कि किसी भी संख्या का क्रमिक गुणन, समझिएगा दोस्तों, किसी भी संख्या का क्रमिक गुणन उस संख्या से लेकर एक तक का ही गुणनफल कहलाता है। गुणनफल ही क्रमिक गुणन कहलाता है। दोस्तों, इसे समझने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल समझने होंगे। क्या मैं कहना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसे यदि मैं आपसे कहता हूं कि कोई हमारी पूर्ण संख्या n है और हम इस फैक्टोरियल को या क्रमिक गुणन को हम इस सिंबल के द्वारा आपका प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। अगर फैक्टोरियल n की बात हम करते हैं तो n का हम गुणनफल लगातार एक घटाते हुए हम इसका गुणन कहाँ तक करेंगे दोस्तों, 1 तक। यही गुणनफल हमारा क्या कहता है दोस्तों, उस संख्या का क्रमिक गुणनफल। मैं समझता हूँ आपको आसानी से ये बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों। आप समझिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि फैक्टोरियल 5, तो हम कहेंगे दोस्तों कि हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, कहाँ तक, आपको 1 तक। अगर आप इसका गुणनफल करेंगे दोस्तों, तो मैं समझता हूं कि आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका मल्टीप्लाई जो हमको मिलेगा 120। इसी तरह से अगर हम फैक्टोरियल 4 की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर 4 से हमें गुणा करना है और कहां तक करना है दोस्तों, 1 तक। अतः इसका भी जो हमें रिजल्ट मिलेगा 24 मिलेगा। दोस्तों, एक बात और आपके लिए बेहद जरूरी है समझने के लिए। क्या, ध्यान दीजिए। यदि मैं आपसे कहता हूं कि फैक्टोरियल n है, तो आप समझने का प्रयास करें दोस्तों। आप यहां चेक करेंगे, चूंकि यहां से यहां तक की भी अगर मैं बात कहता तो मैं इसे इस रूप में भी लिख सकता था, n इंटू फैक्टोरियल n-1। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पे आपसे मैं ऐसे कह सकता हूं कि मान के चलिएगा, अगर मैं फैक्टोरियल 6 की बात करता हूं तो आप देखिएगा, इसे क्या हम इस तरह से नहीं लिख सकते। और दोस्तों, अगर आप इसे समझेंगे तो यहां से आप इसे चेक करिए, क्या ये हमारे पास फैक्टोरियल 5 नहीं है। तो मैंने यही आपके लिए नोट समझाया है कि यदि मैं किसी संख्या n के लिए मैं फैक्टोरियल का एक फॉर्मूला बनाता हूं, तो दोस्तों जिस संख्या को आप
गणना में ले रहे हैं उससे एक घटा करके ही हम फैक्टोरियल के साथ भी जा सकते हैं। इस तरह से हम कई जगह इन कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे। दूसरा नोट आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये हमारे लिए बेहद जरूरी था। अगर मैं दूसरे नोट की बात करता हूं दोस्तों, तो याद रखिएगा एक हमारे लिए कि फैक्टोरियल जो 1 है दोस्तों, उसकी वैल्यू हमेशा याद रखिए 1 होता है, और इसी प्रकार से फैक्टोरियल 0 की भी वैल्यू हमेशा 1 होती है दोस्तों। अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 कैसे होती है? तो आप इसी फॉर्मूले का अगर इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो मैं समझ सकता हूं कि आप आसानी से इस बात को हल कर सकते हैं। कैसे? मैं इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे अगर मैं उदाहरण लेता हूं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं अगर मैं इसी नोट का इस्तेमाल करता हूं फैक्टोरियल 1 के लिए अगर मैं बात कहूँगा दोस्तों, तो आप कहेंगे सर यहाँ n की वैल्यू 1 है, और अगर मैं यहाँ से n-1 करूँगा तो दोस्तों फैक्टोरियल 0 आ जाएगा। और चूंकि आप जानते हैं दोस्तों फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होगी, इस आधार पे आप समझ सकते हैं दोस्तों 1 होगी। ये आपको बेहद जरूरी था समझना। कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा कि फैक्टोरियल 0 की भी वैल्यू 1 है और फैक्टोरियल 1 की भी वैल्यू 1 है दोस्तों। तो आप इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों, हमारे लिए कुछ नोट बेहद इंपॉर्टेंट थे। जब तक आपको क्रमिक गुणनफल नहीं समझ में आएगा, तब तक आपको इस टॉपिक में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के टॉपिक में प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। तो मैं समझता हूं दोस्तों क्रमिक गुणन का जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ प्रश्न भी हम देख लेते हैं इससे आधारित, ताकि मैं समझता हूं आपको क्लियर हो जाएगा। आइए दोस्तों पहले प्रश्न को हम समझते हैं कि क्रमिक गुणन से किस तरह से प्रश्न रहते हैं हमारे। ये संभवतः आपकी केवल और केवल अभ्यास के लिए हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके शायद परीक्षाओं में ना पूछे जाएं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप थोड़ा बेसिक भी अपना क्लियर कर लें दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न ये कह रहा है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 का मान ज्ञात करें। तो सिंपल सा तरीका है दोस्तों, आप बेहतर तरीके से समझते हैं। चूंकि आप फैक्टोरियल 4 की बात करेंगे दोस्तों, तो आप इसे अभी क्लियर करे हैं कि आपको उसी संख्या का गुणा करना है, कहाँ तक करके आना है 1 तक। तो आप देखेंगे जो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू है दोस्तों 24 है। इसी तरह से अगर मैं फैक्टोरियल 3 की वैल्यू निकालता दोस्तों, तो आप कहते कि सर 3 इंटू 2 इंटू 1 अर्थात 6 आता है। चूंकि हमसे दोनों का अंतर पूछा गया है दोस्तों, तो आप इसे सिंपल तरीके से देख सकते हैं। 24 में से अगर मैं 6 घटा दूंगा दोस्तों, तो आपको उत्तर के रूप में मिल जाएगा 18। कई तरीके से दोस्तों प्रश्नों को हल कर सकते हैं हम लोग। ज़रूरी नहीं था कि आप इसे इसी तरह से हल करें, आप इसे ऐसे भी हल कर सकते थे। आप चेक करिएगा फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। आप चाहें तो आप इसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू फैक्टोरियल 3। और दोस्तों मैं समझता हूं, क्योंकि अभी आपने नोट पढ़ा था, यदि मैं 4 को बाहर करूंगा तो मल्टीप्लाई में हमारे पास फैक्टोरियल में जो वैल्यू आएगी वो n-1 थी, अर्थात 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा। आप कहेंगे कि सर इस केस में हमारे पास फैक्टोरियल 3 कॉमन बच रहा है, अंदर हमारे पास जो वैल्यू आएगी दोस्तों 4-1 आएगी। 4 में से मैं 1 घटा दूंगा तो 3 आएगा दोस्तों। और फैक्टोरियल 3 के बारे में आप जानते हैं अच्छे से, तो दोस्तों मैं समझता हूं आपको ये गुणनफल क्लियर हो गया होगा। 3 दूना 6 तिया 18। तो आपके लिए किसी भी तरह से प्रश्न को हल किया जा सकता है दोस्तों। और मैं समझता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो केवल और केवल आपके अभ्यास के लिए, क्योंकि ताकि हमारा टॉपिक आगे चल के और भी आसान आपको लगने लगे। तो दोस्तों अगले हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक बार समझने का प्रयास करेंगे कि फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। तो दोस्तों सिंपल सा तरीका है, आप ऐसे समझ सकते हैं। मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। मैं क्या कॉन्सेप्ट अपनाया है दोस्तों, एक स्टेप और मैं बढ़ा देता हूं। आप कहेंगे सर इसे आप इस तरह से लिख सकते थे, और दोस्तों फैक्टोरियल 6 को मैंने वैसे ही लिखा है। और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू आप अच्छी तरह से समझते हैं दोस्तों 2 होती। अगर मैं चाहूं दोस्तों
तो इस स्टेप को एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ 7 को। 7 के साथ आप समझ रहे होंगे जो लास्ट नोट हमने देखा था, मैं इसी नोट की बात कर रहा हूँ दोस्तों। देखिएगा, अगर मैं n बाहर करूंगा तो फैक्टोरियल में जो वैल्यू आएगी हमारे साथ n-1 आएगी। तो बस दोस्तों यही समझना है, अगर हमने 7 को लिखा है तो हमारे पास जो फैक्टोरियल में वैल्यू रह जाएगी वो 6 रह जाएगी। और दोस्तों अब आप देखिएगा हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 को डिवाइड करिएगा। 2 से यदि मैं 8 को डिवाइड करूंगा तो आप कहेंगे सर 4 आएगा, और 4 × 7 करेंगे 28 आएगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको फैक्टोरियल से रिलेटेड बेसिक जानकारी आपके लिए बेहतर कर देते हैं। मैं समझता हूँ ये दोनों ही प्रश्न आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गए होंगे, किसी तरह से आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो बढ़ते हैं एक और प्रश्न पर। देखिएगा, समझते हैं क्या प्रश्न कह रहा है दोस्तों। हमें एक वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x की। देखिए दोस्तों, 1/6 प्लस 1/7 इक्वल x/8। हमें इसका मान फाइंड करना है दोस्तों x का। आप एक बार समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा दोस्तों, मैं इसे लिख रहा हूं 1/6। आप चाहें तो दोस्तों सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आप समझ रहे होंगे मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, तो हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 8/6 प्लस फैक्टोरियल 8/7। और दोस्तों यहाँ रह गया x, क्योंकि हमें x को फाइंड करना था तो मैंने x को सेपरेट किया है। और अब आप समझ रहे होंगे दोस्तों, अभी आपने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है दोस्तों, हम इसे लिख सकते हैं 8 × 7। और दोस्तों हमारे साथ फैक्टोरियल 6 रह जाएगा। इसी तरह से दोस्तों फैक्टोरियल 6 हमारा डिवाइड में है, प्लस फैक्टोरियल 8 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो इसी तरह से हम फैक्टोरियल 7 और इक्वल x। आप कैलकुलेट करिएगा, फैक्टोरियल 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा 8 7 जा 8 7 56 होता है 56, और प्लस दोस्तों 8 है। तो आप कहेंगे कि जो x की वैल्यू हमको मिलेगी वो 64 मिलेगी। मैं समझता हूं कि ये जो क्रमिक गुणन था वो आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। इस तरह से हम क्रमिक गुणन को समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्रमिक गुणन के बिना प्रश्नों को हल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो मैं समझता हूं कि आपको ये क्रमिक गुणन का पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले पार्ट की तरफ, ताकि आपको क्लियर हो कि अब हमारा टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। तो आइए दोस्तों समझते हैं हम लोग क्रमचय को। पहले ये समझना बेहद जरूरी है हमारे लिए कि क्रमचय शब्द क्या कहता है। जब हम कुछ वस्तुओं को एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो जो उस विन्यास को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, क्रमचय कहते हैं। क्रमचय के लिए आप ऐसे सिंपल शब्दों में समझिएगा कि क्रमचय के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता है, एक तो चयन और दूसरा आपका दोस्तों अरेंजमेंट अर्थात क्रम। क्रमचय में इन दोनों चीजों का होना जरूरी है दोस्तों। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब हम कुछ वस्तुओं को एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित करते हैं, ये आपको अभी समझ में आएगा कि हम विशिष्ट क्रम में जो व्यवस्थित करने की बात कह रहे हैं उससे क्या अर्थ है। तो जो उस विन्यास को ही अर्थात जो ढंग हमारे बनेंगे उस चीज़ों को व्यवस्थित करने में, वही हमारा शब्द क्या कहलाता है दोस्तों, क्रमचय कहलाता है। आप इसे उदाहरण के तौर पे समझिएगा, एक एग्जाम्पल के साथ क्या कहता है ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास ये 3 रंग के ट्राउजर्स हैं, पैंट है, और 2 आपके पास ये टी शर्ट है, और आप चाहते हैं कि हम इनको अलग अलग ढंग से पहन सकें। तो हम कुल कितने तरीके से हम इनको पहन सकते हैं, तो आप समझेंगे दोस्तों कि आपके पास जो ढंग बनेंगे, कुल कितने तरीके बन सकते हैं इनको पहनने के। तो आप देखिएगा हमारे पास एक नीले कलर का ट्राउज़र है, एक ग्रीन है और एक वाइट है, और 2 हमारे पास टी शर्ट है, एक रेड है और एक येलो।
अब आप समझिए दोस्तों, 3 हमारे पास ये ट्राउजर्स हैं और 2 हमारे पास टी शर्ट्स हैं। हम इनको इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं कि हम नीले ट्राउजर के साथ दोनों टी शर्ट्स को पहन सकते हैं, ग्रीन के साथ भी हम दोनों टी शर्ट को पहन सकते हैं, और इसी तरह से हम व्हाइट के साथ भी दोनों को पहन सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे इस व्यवस्था में कि टोटल हमारे जो ढंग हैं दोस्तों, वो हमारे 6 हैं। तो यही बात इस परिभाषा में आपको कही जा रही है दोस्तों। ये चीज़ आप विशेष तौर पे समझिएगा कि जब हम कुछ वस्तुओं को एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो उस विन्यास को ही क्रमचय कहा जाता है। दोस्तों यहाँ ये ज़रूरी है कि इसमें वस्तुओं का चयन करने के साथ साथ उनको रखे जाने वाले स्थान के क्रम को भी हम लोग महत्वपूर्ण समझते हैं। आपको ये समझना जरूरी है। तो इसीलिए मैंने कहा है क्रमचय में आपको 2 चीज़ें चाहिए, आपको चयन भी करना है और उनका क्रम भी ध्यान में रखना है। तो दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये क्रमचय शब्द बेहतर तरीके से क्लियर हुआ होगा, इसीलिए हमने आपको एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझाने का प्रयास किया। तो दोस्तों बढ़ेंगे हम आगे। क्रमचय शब्द अगर आपको डिफाइन हो जाता है तो क्रमचय के लिए एक छोटा सा हमारा सूत्र भी है दोस्तों, एक फॉर्मूला कह सकते हैं, जिसके लिए हमारी गणनाएं आसान हो जाती हैं। क्या है ये? यदि हमारे पास कुल n वस्तुएं हैं और उसमें से हमें r वस्तुओं को व्यवस्थित करना है, तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा इसे हम NPR से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। n हमारा यहां पर कुल वस्तुओं को, टोटल आइटम्स को दिखाता है, और r जो है दोस्तों हमारा सिलेक्टेड, यानी कि n में से हमने r को चुना है, और p हमारा परम्यूटेशन को दिखा रहा है, क्रमचय को दिखा रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला है दोस्तों फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ये चीज़ अभी आपको क्लियर हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ एक ये जो फॉर्मूला है वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बाकी के हम लोग सारी चीज़ों को और भी आसान करेंगे। तो आते हैं दोस्तों अगले पार्ट पर। यहाँ पर हमारा यही कॉन्सेप्ट कह रहा था कि हमें 3 जैसे n वस्तुएं हैं और उसमें से r को जो चयन करना है वो आप समझ सकते हैं पिछले वाले एग्जाम्पल के साथ कि अगर हमें 3 पैंट में से किसी एक को चुनना हो, 2 टी शर्ट में से हमें किसी एक को चुनना हो, तो हम इस तरह से इनको चेक करेंगे दोस्तों। आइएगा कुछ क्वेश्चंस के साथ हम इनको समझते हैं तो आपको बेहतर तरीके से क्लियर होगा। दोस्तों यहाँ पर गणना के लिए, कैलकुलेशन के लिए हमें 2 सिद्धांतों का भी प्रयोग करना होता है, जिसमें हमारे गणना के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हैं, जिसे हम FPC के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसमें हमारे 2 सिद्धांत आएंगे, जिसमें पहला सिद्धांत हमारा गुणन सिद्धांत है और दूसरा दोस्तों हमारा योग सिद्धांत है। अभी ये गुणन सिद्धांत और ये योग सिद्धांत एक एक तरीके से हम समझ लेते हैं तो मैं समझता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्रमचय से संबंधित जो कुछ क्वेश्चंस हैं दोस्तों उनको हम लोग देखेंगे। तो पहले हम आते हैं गुणन सिद्धांत। क्रमचय के लिए गुणन सिद्धांत हमारा क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यदि कोई घटना A M विभिन्न तरीकों से घटित होती है, यदि कोई घटना A है जो M विभिन्न तरीकों से घटित हो सकती है और उसके बाद दूसरी घटना B N विभिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तो दिए गए क्रम में जो दोनों घटनाओं के घटित होने की कुल संख्या जो होगी दोस्तों वो M × N होगी। मैं समझता हूं कि आपको ये अभी थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हुआ हो शायद। यदि कोई घटना A, आप ऐसे समझिएगा, मैंने अभी एक एग्जाम्पल आपके साथ दिया था कि हमारे पास 3 ट्राउजर्स हैं। ध्यान देना दोस्तों, हमारे पास 3 ट्राउजर्स थे प्लस 2 टी शर्ट्स थी। तो आप कहेंगे कि सर ये पैंट के साथ हमें एक टी शर्ट को पहनना था, ये अलग घटना है, वो अलग घटना है। और दोस्तों इनके लिए हमारे पास जो ढंग होंगे टोटल, आप ऐसे समझ सकते हैं ये हमारी वही M घटनाएं घटित होने की स्थिति है। 3 पैंट में से हम किसी को भी पहन सकते थे, और इसी तरह से दोस्तों हम 2 शर्ट में से हम इनको भी 2 तरीके से पहन सकते थे। तो ये अलग घटना है क्योंकि एक साथ आपका पैंट अलग को दिखा रहा है और आपका टी शर्ट अलग को दिखा रहा है। तो अब आप इस तरह से देखिएगा, जो गणना का सिद्धांत कहता है दोस्तों, हमारे जो ढंग निकल के आए थे वो 3 × 2 अर्थात आप कह सकते हैं 6 निकल के आ जाएंगे। और दोस्तों यही बात हमने वहां एग्जाम्पल में डिटेल में समझी थी। तो जो गणना का ये गुणन सिद्धांत है, मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया हो।
यहां पर ये आवश्यक है दोस्तों कि दोनों ही घटनाएं स्वतंत्र होनी चाहिए, आपकी अलग अलग घटित होनी चाहिए, तभी हम आपके इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात याद रखिए दोस्तों, गुणन सिद्धांत जो है वो और के साथ चलता है। एक शॉर्ट ट्रिक भी आप इसको कह सकते हैं, इसको पहचानने का तरीका है एंड या और के साथ। तो आपको भी ये बात स्पष्ट हो जाएगी। मैं समझता हूं ये गुणन सिद्धांत आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ हम प्रश्न समझेंगे तो आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिएगा दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के पास 3 प्रकार की टोपी है और 5 प्रकार के कोट है, तो वह एक टोपी और एक कोट, देखिएगा दोस्तों यहां और के साथ जोड़ा जा रहा है, इसीलिए इसे एंड कॉन्सेप्ट कहा जाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो हमें क्या कहा गया है, तो वह एक कोट और एक टोपी दोनों एक साथ पहननी है, तो वो कुल कितने तरीकों से पहन सकता है। तो यही चीज आपको समझनी है दोस्तों। गुणन सिद्धांत क्या कहता है, अगर उसके पास 3 टोपी हैं और 5 कोट है दोस्तों, तो उसको पहनने के कुल ढंग दोस्तों 15 हो जाएंगे। चूंकि यहां कोट अलग है, टोपी अलग है, क्योंकि यहां ये जरूरी है, क्योंकि वो चाहता है कि एक कोट और एक टोपी पहने। तो यहां पर हमारे जो गुणन सिद्धांत के आधार पे कहेंगे, कुल उसके 15 ढंग बन जाएंगे दोस्तों। जैसे अभी हम लोगों ने ट्राउजर और टी शर्ट वाला कॉन्सेप्ट समझा था। अगर आप इसे परमुटेशन के उस फॉर्मूले से इस्तेमाल करना चाहते, तो मैं इसका एक दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा दोस्तों। आप इस तरह से कह सकते थे, क्योंकि उसके पास टोटल 3 टोपियां हैं और पहननी तो उसे एक ही है, तो 3 टोपियों में से उसे एक का ही तो चयन करना है। इसी प्रकार दोस्तों 5 कोट में से उसे एक ही कोट का तो चयन करना है। और दोस्तों क्योंकि गणना का सिद्धांत ये कहता है, तो अब आप देखिएगा, अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, तो अभी आपने दोस्तों फॉर्मूला पढ़ा है फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 1। और दोस्तों इसी तरह से हम इसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 1। मैं आपको इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल सिखा रहा हूं ताकि आपको कहीं कोई डाउट ना रह जाए। अब आप दोस्तों इसे समझने का प्रयास करिए। आप कहेंगे कि सर फैक्टोरियल 3 और नीचे हो गया हमारा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4। दोस्तों अगर आप इसे हल करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू फैक्टोरियल 2 और अपॉन फैक्टोरियल 2। इसी तरह से दोस्तों हम इसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। आप देखेंगे दोस्तों हमारा रिजल्ट हमको वही मिलेगा 3 इंटू 5 दैट इज 50। तो मैं समझता हूं आपको इतना लेंथी करने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि ये हमारी अलग घटना है, कोट की और हमारी टोपी की, तो हम यहाँ पर गुणन सिद्धांत का इस्तेमाल करके इसे मल्टीप्लाई करके आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं समझता हूँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको बेहतर तरीके से। दूसरा प्रश्न एक देखिएगा दोस्तों, यदि एक शहर से दूसरे शहर के लिए 4 बस मार्ग है, आप ऐसे कह सकते हैं ये एक शहर ए है दोस्तों और दूसरा शहर हमारे पास बी है और तीसरा शहर दोस्तों हमारा सी। आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं इसे जनरल वे में बात करता हूं, यहां से यहां तक जाने के बस मार्ग 4 हैं दोस्तों। तो मैं इस तरह से आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, ये 4 मार्ग हो सकते हैं। ये हमारे बस मार्ग हैं। अब आप विचार करिए दोस्तों, दूसरे शहर से बस नहीं है, दूसरे शहर से वहां से उसे तीसरे शहर जाने के लिए 3 ट्रेन मार्ग, यहां से उसके पास ट्रेन मार्ग हैं, आप ऐसे समझ लीजिएगा। और दोस्तों कितने हैं, आप कहेंगे कि सर 3 ट्रेन मार्ग। अब आप विचार करिएगा, क्योंकि वो यहां से यहां तक 4 तरीकों से जा सकता है, अर्थात मैं कह सकता हूं पहले मार्ग से जा सकता है। अगर मैं इसे पहला मार्ग कह दूं, दूसरा, तीसरा और चौथा। ध्यान से समझिए दोस्तों, पहले मार्ग का इस्तेमाल करके बी शहर पे पहुंच सकता है और बी से यहां तक जाने के लिए उसके पास 3 रास्ते हो जाएंगे, वो किसी से भी जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि यहां से पहले के लिए 3 रास्ते खुलेंगे, तो इस तरह से अगर वो दूसरे मार्ग से जाता है तब भी 3 खुलेंगे।
तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से यहां तक पहुंचने के कुल 4 ढंग हैं दोस्तों, और यहां से यहां तक पहुंचने के कुल 3 ढंग हैं। तो दोस्तों कुल जो ढंग होंगे उसे ए से बी तक जाने, वो सॉरी ए से सी तक जाने के लिए तो वो 12 ढंग निकल के आएंगे। और मैं समझता हूं कि आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसे परमुटेशन वाले फॉर्मूले से भी करेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा दोस्तों। तो मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा आपको ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से, कहीं कोई डाउट नहीं होगा दोस्तों। तो मुझे लग रहा है बढ़ना चाहिए हमें अगले प्रश्न की तरफ, ताकि आपको ये जो गुणन सिद्धांत है वो आपको बेहतर तरीके से स्पष्ट हो जाए। दोस्तों क्या कह रहा है, एक छात्र के पास 6 पेन है और 2 नोटबुक है। यदि वह एक पेन और, देखिएगा प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों, एक पेन और एक नोटबुक चुनना चाहता है। चूंकि उसके पास 6 पेन है दोस्तों, पेन की जो संख्या 6 है और नोटबुक की संख्या दोस्तों उसके पास कुल कितनी है, आप कहेंगे सर 2 है। चूंकि उसे एक पेन चुनना है और 2 नोटबुक चुननी है, तो यह कितने तरीकों से संभव है। आप सिंपल सी बात समझिए, 6 पेनों को वो 6 तरीके से चुन सकता है, और जो नोटबुक एक अलग ढंग है हमारा, तो उसे भी वो 2 तरीके से चुन सकता है। तो आप कह सकते हो जो कुल ढंग निकल के आएंगे गुणन सिद्धांत के आधार पर, तो आप सिंपल तरीके से समझ रहे होंगे दोस्तों 6 × 2। तो कुल ढंग हमारे दोस्तों क्या आ जाएंगे 12। आप ऐसे भी समझ सकते थे, अगर मैं सिंपल वे में कहूं आपसे, ये ABCDEF, ये 6 उसके पेन हैं, और अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों नोटबुक उसके पास P और Q है नोटबुक। तो अब आप समझिएगा वो एक के साथ इन दोनों को चुन सकता है। तो इस पेन के साथ ये 2 ढंग हो जाएंगे। इसी तरह से वो इस पेन के साथ भी 2 तरीके से इन्हें चुन सकता है। तो हर पेन के लिए 2 ढंग बनेंगे, और दोस्तों आपके पास कुल 6 पेन हैं, तो हम कह सकते हैं कि टोटल हमारे 12 ढंग हो जाएंगे। तो बस यही आपका गुणन सिद्धांत कहता है, और मैं समझता हूं आपको ये गुणन सिद्धांत क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसके लिए हमें प्रश्नों में इसकी बहुत ज़रूरत महसूस होगी दोस्तों। तो इसलिए इस सिद्धांत को समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी था। यहाँ टॉपिक में आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आनी है, बस आप केवल एक एक स्टेप समझते चलिए हमारे साथ, और आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा किसी तरह का दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है हमारा योग सिद्धांत। जैसे हमने गुणन सिद्धांत को समझा है, उसी तरह से समझना है दोस्तों हमें योग सिद्धांत को। ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहा है, यदि कोई घटना A M विभिन्न तरीकों से घटित होती है। ध्यान दीजिएगा, कोई घटना A है, M विभिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, और दूसरी घटना B N विभिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तथा दोनों घटनाएं एक साथ नहीं हो सकती। शर्त देखिएगा दोस्तों, हमारे गुणन सिद्धांत में ऐसा नहीं था, दोनों घटनाएं साथ साथ घटित हो रही थी और परस्पर असंगत है। तो A या B के घटित होने की, ये और कॉन्सेप्ट कहलाता है दोस्तों यानी कि इनमें से कोई एक A या B के घटित होने के जो कुल ढंग होंगे दोस्तों वो M+N होंगे, और यही हमारा दोस्तों क्या कहलाता है, योग सिद्धांत कहलाता है। इसे भी आपको अगर एग्जाम्पल के साथ समझना है तो आइए हमारे साथ, और आपको बेहद आसान लगेगा। केवल आपको डेफिनेशन समझाना जरूरी था। कुछ एग्जाम्पल के साथ अगर आप इसे देखेंगे तो मैं समझता हूं आपको कहीं परेशानी नहीं आएगी। मैं आपसे कहता हूं, एक प्रश्न है कि एक छात्र के पास 4 गणित की किताबें हैं, उसके पास कोई 4 गणित की किताबें हैं। आप कहिएगा A B C D, ये 4 गणित की किताबें, और 3 अंग्रेजी की किताबें हैं दोस्तों। मैं कहता हूं उसके पास जो इंग्लिश की बुक है, मान के चलिएगा P Q और R। ध्यान से समझना, यदि उसे या तो, मैंने अभी कहा था ये जो योग सिद्धांत है वो और कॉन्सेप्ट पे चलता है या कॉन्सेप्ट पे चलता है, उसे या तो गणित की एक किताब या अंग्रेजी की एक किताब चुननी है, तो ध्यान दीजिए वह कुल कितने तरीकों से इसे चुन सकता है। दोस्तों शर्त यह है कि या तो उसे गणित की चुननी हो या फिर उसे इंग्लिश की चुननी है। अब अगर वो गणित की भी चुनता है तो उसके पास कुल 4 तरीके होंगे। आप कहेंगे सर या तो वो ए चुन लेगा, ए नहीं पसंद आ रही तो बी उठाएगा,
बी भी नहीं पसंद है तो सी, सी नहीं पसंद है तो डी। आप पाएंगे कि हमारे पास जो गणित की किताबें चुनने के कुल ढंग 4 हैं दोस्तों, और इंग्लिश की किताबें भी वो 3 तरीके से चुन सकता है, तो उसके कुल ढंग जो हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। वो मैक्सिमम 7 तरीके से ही किताबों को चुन सकता है, इससे अधिक नहीं चुन सकता है। तो दोस्तों इसीलिए इसे कॉन्सेप्ट को या कॉन्सेप्ट कहा जाता है और कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो मैं समझता हूं योग सिद्धांत भी आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं, तो मैं समझता हूं क्लियर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, किसी व्यक्ति के पास 5 लाल शर्ट और 6 नीली शर्ट है। यदि उसे या तो लाल शर्ट या नीली शर्ट पहननी है तो वह कुल कितने तरीकों से शर्ट चुन सकता है। दोस्तों वही वाली बात है या कॉन्सेप्ट के साथ। उसके पास जो शर्ट है, आप देखिएगा जो लाल शर्ट है उसके पास उनकी संख्या 5 है, और जो नीली शर्ट है दोस्तों उनकी संख्या उसके पास 6 है। अब इन लाल को वो 5 तरीके से पहन सकता है और नीली को वो 6 तरीके से पहन सकता है, क्योंकि दोनों घटनाएं आपकी स्वतंत्र हैं दोस्तों। यहां पर ऐसे आप समझ लीजिएगा, लाल को हम 5 तरीके से किसी तरह से चुन सकते हैं, लेकिन शब्द लिखा है उसे या तो लाल। इनमें से आपकी दोनों या तो लाल कह लीजिए या नीली शर्ट कह लीजिएगा, तो कुल ढंग दोस्तों वही आ जाएंगे हमारे पास 5 और 6 11। और मैं समझता हूं ये भी आपका पिछले प्रश्न की तरह था जो आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये था हमारा एक अगला प्रश्न। देखिएगा, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए 3 बस मार्ग है। ये प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, बस मार्ग जो हैं वो हमारे पास कितने हैं, एक शहर से दूसरे शहर 3, और 2 ट्रेन मार्ग हैं हमारे पास। उसी शहर से दूसरे शहर जाने के लिए जो ट्रेन मार्ग हैं हमारे पास वो 2 हैं। शब्द देखिएगा दोस्तों, यहां लिखा है यदि व्यक्ति को या तो बस या ट्रेन से जाना हो तो कुल कितने तरीके संभव है। दोस्तों आप समझ गए होंगे, ए से बी तक ही जाना है केवल उसे, और 3 ट्रेन मार्ग हैं दोस्तों। आप ऐसे समझ लीजिएगा 2 और ये 3, और 2 दोस्तों बस मार्ग हैं उसके पास। तो अब आप विचार करिएगा कि वो या तो इन 3 मार्ग से चला जाएगा, अगर उसे ये भी नहीं पसंद आएंगे तो इन 2 मार्ग से चला जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 3 ट्रेन मार्ग हैं और 2 बस मार्ग हैं, या 3 बस मार्ग थे 2 ट्रेन थे। तो आप कहेंगे जो कुल ढंग दोस्तों बनेंगे वो उसके आपके 5 आ जाएंगे। यही हमारा सिद्धांत कहलाता है दोस्तों योग सिद्धांत। और मैं समझता हूँ ये योग सिद्धांत भी आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों आपको ये दोनों सिद्धांत क्लियर हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि अब आपको परमुटेशन के कुछ क्वेश्चन बेहद आसान लगेंगे। बस आपको यही बेसिक चीज़ें समझनी थी परमुटेशन के लिए। तो पहले हम कुछ परमुटेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम संचय को पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं किस तरह से हमारा ये परमुटेशन के क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए दोस्तों, पहले प्रश्न की हम बात करते हैं, एक बार समझने का प्रयास करेंगे कि क्या ये प्रश्न कहना चाह रहा है। 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई अंक दोहराया न जाए। आप समझने का प्रयास करिए दोस्तों। सिंपल तरीके से मैं आपसे पहले से जनरल फॉर्म में आपको समझाता हूं। हमारे पास जो अंक है दोस्तों 1 से 9 तक है। अब आप समझिएगा, अगर मैं अंक की बात कहता हूं तो हमारे पास कुल यही अंक आएंगे, और ये हमारे पास कुल 9 अंक हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और इन्हीं का प्रयोग करते हुए हमें 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। ध्यान देना दोस्तों, संख्या जो हमें बनानी है वो 4 अंक का होना जरूरी है। आप बहुत तरीके से समझिएगा दोस्तों। अगर ये वो 4 स्थान है हमारा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार कह लीजिएगा, तो ये 4 अंक की संख्या है और वो यही पूछना चाह रहा है कि इन 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती। शर्त यह है दोस्तों कि कोई भी अंक को हम दोहराएं नहीं, हमें रिपीट किसी अंक को नहीं करना है। अब आप समझिएगा दोस्तों, चूंकि हमारे पास अंक 9 है, अगर मैं पहले स्थान की मैं बात करूंगा तो इन 9 अंकों में से मैं किसी भी अंक का चयन कर सकता हूं। चूंकि हमारे पास 1 से लेकर 9 अंक हैं
तो आप कहेंगे कि सर हम यहाँ 1 से लेकर के 9 तक किसी भी अंक को लिख सकते हैं। अगर आप इसकी बात कहेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास कुल 9 अंक। इसी तरह से दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूंगा कि 9 में से आपने 1 अंक भर दिया है, तो अब हमारे पास इन 9 में से 8 अंक रह जाएंगे और इन 8 अंकों में से ही हम किसी अंक को यहाँ लिखेंगे। तो इस स्थान को भरने के लिए कुल हमारे पास 8 स्थितियां हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, तीसरे स्थान को चूंकि 2 अंक भर चुके हैं 9 अंकों में से, तो आप कहेंगे सर 7 स्थान बचते हैं और तीसरा स्थान हमारे पास 6 तरीकों से भरा जा सकता है। चूंकि दोस्तों आप समझ रहे होंगे गुणन सिद्धांत में हमारे जो कुल ढंग निकल के आएंगे, तो हमारे जो कुल संख्याएं बनेंगी, तो आप कह सकते हैं कि सर 9 × 8 × 7 × 6। दोस्तों बस हमें मल्टीप्लाई करना है और मैं समझता हूं आप इसे हल कर लेंगे। 72 × 42, ध्यान दीजिएगा 3024। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। बस आपको एक कॉन्सेप्ट समझना था। एक बार इसे आप चेक करिएगा तरीके से कि कहीं कोई आपको डाउट नजर आ रहा है क्या दोस्तों। आप इसे दूसरे तरीके से भी सॉर्ट कर सकते हैं प्रश्न को, आप बस केवल समझने का प्रयास करिए दोस्तों। आप ये भी कह सकते थे, चूंकि 4 अंक की संख्या बनानी है, तो 9 संख्याओं में से हमें दोस्तों 4 का ही तो चयन करना है और यही कुल ढंग है। आपने पढ़ा था एनपीआर का फॉर्मूला, वो यही कहता है, चूंकि हमारे पास कुल अंक 9 है और उन 9 में से हमें 4 का ही तो चयन करना है, क्योंकि 4 अंक की संख्या बनानी है। अगर आप इसे सिंपल वे में सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे कि सर फैक्टोरियल 9 आएगा अपॉन फैक्टोरियल 9 - 4 आएगा। और दोस्तों आप समझ रहे होंगे, मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं 9 × 8 × 7 × 6 × फैक्टोरियल 5। हम एक एक करके निकाल रहे हैं, तो फैक्टोरियल के अंदर हमारी गणना में एक वैल्यू कम होगी। इसके बारे में आपने अध्ययन किया है दोस्तों। और अपॉन में हमारे पास है फैक्टोरियल 5। तो आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, हमको वही रिजल्ट मिलेगा 987 × 6। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों 3024। मैं समझता हूं मैंने आपको दोनों ही तरीके दिए हैं ताकि आपको कहीं कोई डाउट ना रहे दोस्तों। जल्दी से मुझे बताइएगा, क्या कहीं कोई डाउट है आपको? तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि बढ़ना चाहिए अगले प्रश्न पर। तो परमुटेशन के कुछ प्रश्न हैं जिनको हमें हल करना है ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर हो सके। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्या कह रहा है। अंक 1 2 3 4 6 7 का प्रयोग करके 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ध्यान देना दोस्तों, इस बार हमें कितने अंकों की संख्या बनानी है? 3 अंकों की। लेकिन शर्त है दोस्तों कि सभी संख्याएं कैसा होना अनिवार्य है? सम संख्या। बहुत अच्छा प्रश्न है, तरीके समझिएगा केवल। तो वही कह रहा है कि बनाई जा सकती थी, कोई भी अंक दोहराया न गया हो। तो पहले आप ये समझिए दोस्तों कि हमारे पास कुल अंक कितने हैं। तो आप कहेंगे कि सर अंक जो है हमारे पास वो उनकी संख्या 6 है। ध्यान दीजिएगा। और सम संख्या की परिभाषा आप जानते होंगे दोस्तों, जो इकाई का अंक है वो 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 हो। अगर ऐसी स्थिति है तो वो संख्या हमारी सम कहलाती है। और सम होने के लिए इकाई के स्थान पर अगर मैं आपसे बात कहता हूं, ये 3 स्थान है हमारे, क्योंकि हमें 3 अंक की संख्या बनानी है दोस्तों। चूंकि आप गौर करिएगा, सम स्थान यहां पर सम संख्या के लिए जो इकाई का स्थान है उस पर हम केवल और केवल कितने अंकों को लिख सकते हैं? या तो हम 2 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं या फिर 6 लिख सकते हैं दोस्तों। अगर इस स्थान पर 2, 4 या 6 आएगा तभी वो संख्या हमारी सम संख्या होगी। अब आप इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझिएगा। अगर मैंने यहां 2 लिया, चूंकि हमारे पास कुल 6 अंक हैं, तो आप कहेंगे जो हमारी कुल संख्याएं होंगी दोस्तों, विचार करिएगा,
अगर मैंने यहां 2 लिया तो एक अंक हमने फिक्स कर दिया, अतः हमारे पास 6 अंकों में से एक अंक चला गया, तो एक स्थान हमारा 5 तरीकों से भरा जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, इस स्थान को हम 5 तरीके से भरेंगे। दोस्तों इसी तरह से जब हमने 2 अंक निर्धारित कर लिए 6 में से, तो अगला अंक हम 4 तरीके से भर सकते हैं। और दोस्तों ये स्थान तो आपको दिख रहा है कि कुल 3 तरीकों से ही भरा जा सकता है। अतः हम कहेंगे कि इन अंकों के माध्यम से आप कुल 60 ही सम संख्याएं बना सकते हैं दोस्तों। और मैं समझता हूं आपको कहीं कोई डाउट नहीं रहा होगा। बस आपके लिए समझना था कि ये जो इकाई का अंक है दोस्तों, यहां पर सम होने के लिए जरूरी है कि आपका 2 का होना, 4 का होना या फिर 6 का होना। तो आप इस स्थान को कुल 3 तरीकों से भर सकते हो। अगर मैंने यहां 2 लिया है तो पहले स्थान पर 5 ढंग बचेंगे। क्योंकि अब आपने 2 अंकों का चयन कर लिया है, तो बीच वाले स्थान पर आपको 4 ही तरीके मिलेंगे इस स्थान को भरने के लिए। तो जो गणना का गुणन सिद्धांत था वो ये कहता है, अलग अलग घटनाएं हैं हमारे पास, तो जो कुल ढंग है दोस्तों 5 × 4 × 3 दैट इज हमारे 60 आएंगे। मैं समझता हूँ ये प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इसी तरह से हमारी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, अभी आप वो भी देखेंगे दोस्तों। तो बस जल्दी जल्दी से समझते चलिए हमारे साथ, कहीं आपको कोई डाउट नहीं आने वाला है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, 0 से 9 तक के अंकों को, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करते हुए 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। समझना दोस्तों, मैं समझ रहा हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा कि 5 अंकों की इस बार हमें संख्याएं बनानी है और किसी भी अंक को हमें दोहराना नहीं है। शर्त क्या है दोस्तों, क्योंकि हमें जो अंक लेने हैं वो 0 से 9 तक। आप कहेंगे कि सर इस स्थिति में जो हमारे पास अंक हैं वो देखिएगा दोस्तों, कुल 10 अंक हो जाएंगे। देखिए आया हुआ प्रश्न है आपका, समझिएगा बस दोस्तों, हमारे पास कुल 10 अंक हैं। और दोस्तों क्योंकि हमें 5 अंक की संख्या बनानी है, तो अब आप विचार करिएगा, हमारे पास यही वो 5 अंक हैं, मान के चलिए 1 2 3 4 और ये दोस्तों 5, यही वो 5 स्थान है। अब आप विचार करिएगा, पहले स्थान पर हम 0 नहीं रख सकते। अगर हम पहले स्थान पर 0 रखेंगे तो जो हमारी संख्या है वो 5 अंकी ना होकर के 4 अंकी बनेगी। तो इसलिए इस स्थान को भरने के कुल ढंग हमारे इन 10 में से आप कोई भी 9 लिख सकते हैं, चाहे आप 1 से भर दो, 2 से भरिए, 3 से भरिए, 9 से भरिए, बट आप यहाँ 0 नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 0 लिखने पर यह संख्या 5 अंकी नहीं होगी, कुल 9 अंकी होगी। अतः हम आपसे कहेंगे, सॉरी दोस्तों मैंने 9 अंक बोला है, अगर आपने 0 यहाँ लिख दिया तो ये संख्या 4 अंक की रहेगी, जबकि हमें 5 अंक की चाहिए। तो आइए समझते हैं, पहले स्थान को जो भरने के ढंग है हमारे पास वो 9 हो जाएंगे दोस्तों। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। और चूंकि अब हमने एक अंक को भर दिया है, तो हमारे पास 10 अंक में से 9 अंक बचते हैं। चूंकि अब इस स्थान पर हम 0 भी लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, तो अतः आप कह सकते हो कि सर इस स्थान को भी हम 9 तरीके से भर सकते हैं। चूंकि दोस्तों आपने 2 अंकों का चयन कर लिया है, कोई से भी 2 अंक, 10 अंकों में से अगर 2 अंकों का चयन कर लिया है, तो अगले स्थान को भरने के लिए हमारे पास कुल 8 ढंग होंगे, और इसको 7 और इसको 6। और दोस्तों यही हमारी वो 5 अंक की कुल संख्याएं हो गई। तो बस आपको इसका मल्टीप्लाई करना है दोस्तों और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देख लीजिएगा दोस्तों, इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 27,216। मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों, कहीं कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। तो दोस्तों बस आपको लॉजिक समझना था किसी तरह का कि आखिर इनको भरने का क्या तरीका हो सकता है, और कहीं कोई ऐसा ही आपको डाउट भी नहीं होगा जहां आप परेशानी में आए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, क्योंकि पहले स्थान पर हम 0 नहीं ले सकते हैं दोस्तों। 0 लेने पर ये हमारी संख्या जो है वो 5 अंक की न बन करके
4 अंकी बनेगी, जिस कारण से हम कह सकते हैं कि पहले स्थान पर 0 न होकर के कोई भी आपका 1 से लेकर 9 तक का अंक आएगा। अतः इसीलिए इसको भरने के कुल ढंग 9 होंगे। दोस्तों चूंकि सेकंड पोजीशन पर, सेकंड स्थान पर आप 0 को समाहित कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर भी हमारे पास 1 अंक अगर आपने भर दिया है 10 में से, तो इसको भी भरने के 9 ढंग होंगे। तो इस तरह से दोस्तों एक स्थान हमारा घटता जाएगा, क्योंकि जब आप आगे की जगह भरेंगे तो हमारे पास जो कुल ढंग आएंगे दोस्तों वो 27,216 आएंगे। और मैं समझता हूं दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छा था, देखिएगा पूछा हुआ है आपके पेपर में। तो मैं बढ़ता हूं अपने अगले प्रश्न पर। 0 से 9 तक की संख्याओं का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई अंक दोहराया न जाए। मैं समझता हूं दोस्तों इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हो, क्योंकि मैंने 2 प्रश्न इसी तरह से 3 प्रश्न आपको हल कराए हैं। तो एक प्रश्न आप स्वयं सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर देना मत भूलिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, परम्यूटेशन के। क्या कह रहा है हमारा अगला पार्ट। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 2, 3, 5, 6, 7 और 9 अंकों से कितनी 4 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 3 से विभाज्य हैं तथा कोई अंक दोहराया न जाए। आप ऐसे समझिए दोस्तों, हमारे पास जो अंक हैं वो 2, 3, 5, 6, 7 और 9। तो आप कहेंगे सर कुल 6 अंक हैं और इन 6 अंकों में से हमें 4 अंक की संख्या बनानी है जो किन से विभाजित हो दोस्तों, 3 से विभाजित हो। पहले आपको 3 से डिविजिबिलिटी का रूल समझना होगा कि 3 से विभाजन का सिद्धांत क्या कहता है। आप जानते हैं दोस्तों 3 से विभाजन के लिए जो संख्या है उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। मैं आपसे अगर बात कहता हूं, मैं कोई भी 4 अंक अगर ले रहा हूं, उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझिएगा, अगर मैंने एक पैटर्न लिया 2, 3, 5, 6 मान के चलिएगा, या आप ऐसे कह लीजिएगा कि मैंने आपके लिए 2, 3, 5, 6 एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये आपके 4 अंक की संख्या बनाई। क्या ये 4 अंक की संख्या 3 से विभाजित होगी? तो आप कहेंगे सर 2 और 3 5, 5 10 और 6 16। आप समझ गए होंगे कि यहाँ जो योगफल आएगा वो 16 आएगा और 16 3 से विभाजित नहीं होता है। चूंकि हमें इन्हीं अंकों का इस्तेमाल करना है दोस्तों, तो आप इतना समझिएगा यहाँ से कि जो हम आपसे कहें कि पहला अगर मैं 2, 3, 5, 2, 3, 5, 5, 10, या ऐसा करते हैं दोस्तों 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 7 18। तो आप देखिएगा अगर मैं इन अंकों को लेके कोई भी संख्या बना लेता हूं तो निश्चित तौर पे किन से विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे समझ सकते हो जैसे मैंने एक संख्या तो यही लिख दी दोस्तों 2, 3, 6, 7। मान लीजिए मैं आगे पीछे इन्हीं अंकों को लिख देता हूं, मैं कहता हूं 7, 2, 3, 6। आप चेक करिएगा क्या ये 3 से विभाजित नहीं होगी? बिल्कुल विभाजित होगी। तो हमारा ये एक तरीका है कि जिसके द्वारा हम इन 4 अंकों को लेकर के कई संख्याएं बना सकते हैं। उनकी गणना भी हम बाद में करेंगे, पहले हम उनको ढूंढते हैं अंकों को जिनके द्वारा वो 3 से विभाजित हो रही है। दोस्तों एक तरीका हमें मिल गया कि मान के चलिएगा इन अंकों का इस्तेमाल कर लिया जाए। अगर हम दूसरा और कोई ढंग निकाल लेते हैं, चेक करिएगा, मैं आपसे कहता हूं इस बार मैं 2 के साथ 3 ले रहा हूं, 7 ले रहा हूं और 9 ले रहा हूं। आप चेक करिएगा 2 और 3 5, 5 और 7 जोड़िएगा, 5 7 12 होता है और 12 और 9 21 होता है। क्या ये आपकी 3 से विभाजित होगी? बिल्कुल होगी दोस्तों। इसी तरह से अगर मैं 3 के साथ 3 और 5 8 होता है, और दोस्तों 3 और 5 8, और यहीं पर मैं 8 और 7 15 और 15 और 9 24। आप देखिएगा हम इस तरह से भी ले सकते हैं 3 और 5 8, 8 7 15, 15 और 9 24। आप ऐसे भी जांच सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों अगर हम लोग 3, 5, 6 और एक 7 जरा ऐड करिएगा,
3 और 5 8, 8 6 14 और 14 और 7 21। तो आप पाएंगे कि ये भी संख्याएं हमारी 3 से विभाजित हो जाएंगी अगर इन अंकों के द्वारा हम किसी संख्या को बनाते हैं दोस्तों। मैं समझता हूं क्लियर हो रहा होगा आप सभी को। इसी तरह से हमें बाकी के पैटर्न को भी ढूंढना पड़ेगा, तभी आपको क्लियर होगा दोस्तों। एक चेक करिएगा और हमारे पास क्या संभावनाएं रह जाती हैं। बिल्कुल दोस्तों, 2 और 6, 8, 8 7 15 और 15 और 9 24 दोस्तों। अब आप देख सकते हैं टोटल हमारे पास 5 तरीके हैं, इनको हम बना सकते हैं दोस्तों। बस दोस्तों अब इन्हीं से हमें कुल संख्याओं को निकालना है। तो देखिए दोस्तों, कुल जो संख्याएं होंगी 3 से विभाजित 4 अंकों की, तो आप समझिएगा अगर हम इन 4 अंकों को लेते हैं उदाहरण के तौर पे, तो इन 4 अंकों के द्वारा हम फैक्टोरियल 4 तरीके से किन्हीं भी संख्याओं को बना सकते हैं। क्योंकि आप जानते होंगे 2 3 4 7 अगर इन 4 अंकों को लिया जाएगा तो कोई भी ढंग जो होंगे वो फैक्टोरियल 4 होंगे। चूंकि ये 5 घटनाएं सबके साथ, तो आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करिएगा और आपको कुल संख्याएं मिल जाएंगी। फैक्टोरियल 4 से मतलब हो जाता है दोस्तों 24 और इसमें मल्टीप्लाई करिए 5 से, तो करेक्ट आंसर दोस्तों आ जाएगा 120। और मैं समझता हूं आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो दोस्तों बस यही वो आपको चारों पांचों प्रकार समझने थे जिनका योग हमारा क्या है दोस्तों 3 से डिवाइड हो रहा है। चूंकि इन संख्याओं को जो लिखने का तरीका है हम किसी भी अंक को लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी डिजिट यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको सॉल्व करने का जो ढंग होगा दोस्तों फैक्टोरियल 4 होगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इन अंकों की सहायता से हम टोटल 24 संख्याएं बना सकते हैं। इसी तरह से इन अंकों को भी टोटल हम 24 तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि हमारे पास जो कुल संख्याएं बनेंगी वो आपकी देखिएगा 120 बन जाएंगी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो मैं समझता हूं आपको दोस्तों बेहतर तरीके से ये बात भी स्पष्ट हो गई होगी। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। 8 व्यक्तियों की एक समिति में से हम एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष कितने प्रकार से चुन सकते हैं यदि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है। यहाँ शर्त यह है दोस्तों कि हम लोग केवल और केवल एक बार में, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो अधिक से अधिक केवल एक पद पर ही रह सकता है, एक पद से ज्यादा पद नहीं रह सकता। आप सिंपल सा तरीका समझ रहे हैं दोस्तों, 8 व्यक्तियों में से हमें एक अध्यक्ष चुनना है और एक उपाध्यक्ष चुनना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, 8 लोगों में से हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही तो लोग चुनने हैं दोस्तों। तो बस हमारे यही चुनने के कुल ढंग हो जाएंगे दोस्तों। तो बस हमें यहाँ कैलकुलेट कर लेना है, क्योंकि हमें किसी भी एक व्यक्ति को 2 जगह लिखा है, अधिक पद पर नहीं रह सकता है। तो बस सिंपल सा तरीका था, 8 लोगों में से हमें 2 का ही चयन करना है। तो आप इसको हल करिए दोस्तों, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 2। और मैं अगर इसे हल करता हूं दोस्तों तो 8 इंटू 7 इंटू इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6, और यहां देखिएगा दोस्तों आ जाएगा फैक्टोरियल 6। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा 56। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपको ये बेहतर तरीके से क्लियर क्वेश्चन। बढ़ते हैं, कुछ अलग टाइप के प्रश्न भी हम देखते हैं इस परमुटेशन के पार्ट में। मेट्रोलॉजी शब्द के सभी अक्षरों का उपयोग करके कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं। ध्यान देना दोस्तों, अगर हम मेट्रोलॉजी शब्द की बात करें तो यहां पर लॉजिक समझना दोस्तों, हमारे पास जो कुल अक्षर हैं दोस्तों आप उन्हें देखिएगा। टोटल अक्षर जो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो कुल अक्षर हमारे पास हैं, अल्फाबेट्स जो हैं वो आप कहेंगे 9। चूंकि अगर यहां कोई रिपीट ना हुआ होता तो इसको लिखने का जो ढंग होगा वो फैक्टोरियल 9 हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है, हम ई को पहले करें एम को बाद में करें तो एक ढंग हो जाएगा।
तो इस तरह से सिंपल शब्दों में अगर कोई भी रिपीटेड नहीं है दोस्तों, तो हमेशा याद रखिएगा जो कुल ढंग होंगे वो हमेशा उन्हीं के फैक्टोरियल के बराबर होते हैं। दोस्तों यहाँ केवल इतना समझना है कि फैक्टोरियल 9 ढंग तो होने ही चाहिए थे, चूंकि यहाँ पर आप नोटिस करिएगा ओ 2 बार रिपीट है। ओ हमारा जो रिपीट हो रहा है ओ कुल 2 बार रिपीट हो रहा है, आप ऐसे समझ लीजिएगा। तो दोस्तों इसीलिए जो संख्या है हमारी फैक्टोरियल 2 से हमें उसे डिवाइड करना। अगर यहीं पर कोई दूसरा अंक भी रिपीट हो रहा होता तो हमें उसी से भी डिवाइड करना होता दोस्तों। तो दोस्तों इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। फैक्टोरियल 9 होता है 3,62,880 और दोस्तों इसे हमें 2 से डिवाइड कर देना है और आपको रिजल्ट मिल जाएगा 18,81,440। तो दोस्तों कुल ढंग जो बनेंगे इसके द्वारा शब्द बनाने के वो हमें मिलेंगे 1,81,440। याद रखिएगा अगर ये रिपीट ना हो रहे होते तो दोस्तों हमारा रिजल्ट फैक्टोरियल 9 होता। हम कितने ही तरीके से इसको लिख सकते थे, क्योंकि वो रिपीट हो रहा था इसलिए हमें इसे डिवाइड करना पड़ा फैक्टोरियल 2 से। तो मैं समझता हूँ सिंपल सा प्रश्न था, क्लियर हुआ होगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। शब्द है एजर्सन शब्द के सभी अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। आप समझिए दोस्तों इस प्रश्न को भी, बिल्कुल पिछले प्रश्न से मिलता जुलता प्रश्न है। आप यहां समझिएगा कि कौन से शब्द रिपीट हो रहे हैं, बस आपको उन्हें समझना है। तो आप देखिएगा एस हमारे इस प्रश्न में 2 बार रिपीट हो रहा है और बाकी का कोई अक्षर हमारा रिपीट नहीं हो रहा। तो आप अक्षर गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां से भी अगर हम कुल ढंग निकालेंगे दोस्तों तो आप देखिएगा हमारे पास वही आ जाएगा फैक्टोरियल 9, और क्योंकि एस 2 बार रिपीट हो रहा है उसे हमें आधा करना होगा। तो रिजल्ट दोस्तों अभी हमने सॉल्व किया है 1,81,440। मैं समझता हूं दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। सिंपल सा प्रश्न था पिछले प्रश्न की तरह से, जो आपको क्लियर हुआ होगा। देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को क्या कह रहा है। मैकेनिकल शब्द के अक्षरों से कितने 5 अक्षरों के ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं जो सदैव एक व्यंजन से प्रारंभ हो। आप समझिए दोस्तों इस मैकेनिकल शब्द में यदि मैं स्वर और व्यंजन की बात करता हूं तो आप नोटिस करिए दोस्तों हमारे पास जो स्वर हैं इसमें उनकी संख्या दोस्तों देखिएगा ई है। मैं क्रम से चलता हूं तो पहला, दूसरा और हमारे पास तीसरा और चौथा है। तो आप कहेंगे ई है, ए है, आई है और ए है। दोस्तों यहां एक बात याद रखिएगा, चूंकि हमारे पास यहां पर 2 बार ये रिपीट हो रहा है, ए याद रखिए 2 बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं व्यंजन की बात करता हूं दोस्तों, वॉवेल्स की बात करता हूं, तो उन्हें भी आप देखिएगा कौन कौन से हमें मिल रहे हैं। एम मिल रहा है, सी मिल रहा है, एच मिल रहा है, एन मिल रहा है दोस्तों, और इसके बाद हमें सी मिल रहा है और एल मिल रहा है। आप चेक करिए दोस्तों यहां पर सी भी हमारा 2 टाइम रिपीटेड है। तो अब ये तो स्वर और व्यंजन की बात हो गई। चूंकि हमें 5 अक्षरों के ऐसे शब्द बनाने हैं तो आप समझिए दोस्तों अगर मैं इन 5 अक्षरों की बात करूंगा, 5 अक्षरों के शब्दों की अगर मैं बात करूंगा, तो मैं इस तरह से आपके लिए बॉक्स बना रहा हूं ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं। दोस्तों इन पहले स्थान पर शब्द आया है कि ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं जो सदैव एक व्यंजन से प्राप्त हो, यानी कि पहला स्थान इन्हीं अंकों, इन्हीं अक्षरों के द्वारा भरा जाएगा। अगर मैं इन अक्षरों की बात करता हूं तो 1 2 3 4 5 6, आप समझ रहे होंगे दोस्तों इसे हम कुल 6 तरीके से भर सकते हैं दोस्तों। चूंकि रिपीट भी एन सी हमारा 2 बार हो रहा है
तो उसे हमें आधा भी करना होगा अर्थात फैक्टोरियल 2 से, क्योंकि उनको भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं, फैक्टोरियल दो तरीके से, तो उनसे हमें इन्हें डिवाइड भी करना होगा, जो हमने पिछले प्रश्न की बात करी थी। इसी तरह से दोस्तों अब हमारे पास ये कुल 4 स्थान रह गए हैं। आप देखिएगा 5 और 4 9। चूंकि अब आप समझ रहे होंगे कि बाकी के जो स्थान है वो 9 में से हम 4 स्थानों को ही तो भरना चाहते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, तो इन 4 स्थानों को भरने के लिए 9 में से हमें 4 की आवश्यकता होगी, और दोस्तों हम यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो बस दोस्तों इसे कैलकुलेट कर लेना है। 6 इंटू, आप जानते हैं इसको फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 में से 4 जाएगा दोस्तों फैक्टोरियल 5 आएगा। और दोस्तों चूंकि यहाँ पर आपका ई 2 बार आ रहा है और सी 2 बार आ रहा है, हमें दोनों से डिवाइड करना होगा, और दोस्तों बस हमें इसे कैलकुलेट कर लेना है। एक बार इसे सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 9, क्योंकि फैक्टोरियल 9 को आप समझ सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, और दोस्तों इसे हम फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई हमारे पास फैक्टोरियल 5 है, और दोस्तों आप जानते हैं फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, इंटू 2 है। बस दोस्तों इसे कैलकुलेट करिएगा। फैक्टोरियल 5 से हमारा फैक्टोरियल 5 डिवाइड हो जाएगा यहाँ से, और देखिएगा दोस्तों हम लोग कह सकते हैं 2 दूना 4, और 4 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा। और दोस्तों बस कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और अच्छी बात यह है दोस्तों कि हम यहाँ से यूनिट डिजिट के भी आधार पे इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसे मल्टीप्लाई करिएगा, आपको जो रिजल्ट मिलेगा दोस्तों वो 4536। तो यहाँ से जो कुल ढंग बनेंगे दोस्तों वो 4536 आ जाएंगे, और मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं जल्दी से इसको और आपको क्लियर कराता हूँ ताकि आपका डाउट स्पष्ट हो जाए। दोस्तों चूंकि मैकेनिकल शब्द में स्वर जो हैं वो 4 हैं, और इन 4 में भी हमारा ए 2 बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह से जो व्यंजन है दोस्तों वो हमारे पास यहाँ पर टोटल 5 हैं, और इन 6 हैं, और 6 में से भी अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो अब आप चेक करिएगा कि हमारे पास सी 2 बार है। चूंकि टोटल अक्षर हमारे पास 10 हैं, और इन 10 की अगर मैं बात करूंगा तो पहले हमें स्थान पर व्यंजन को रखना है, और इस व्यंजन में हमारे पास टोटल 6 हैं, तो बस इन्हीं हमने 6 को लिया है, क्योंकि यहाँ पर इन व्यंजन में से हम किसी को भी ले सकते हैं। दोस्तों बाकी के अगर हमारे पास 4 स्थान बचेंगे तो हमारे पास कुल 10 अक्षर थे, अल्फ़ाबेट्स थे, जिसमें से हम एक अंक का चयन पहले स्थान के लिए कर चुके होंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास 9 अक्षर ही शेष बचेंगे। तो उन 9 में से हमें 4 का चयन करना है। तो दोस्तों हमने बस इसे कैलकुलेट किया है। चूंकि ए 2 बार रिपीट हो रहा है और सी 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमें उसे डिवाइड करना होगा, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो हमें रिजल्ट जो मिलेगा 4536। मैं समझता हूं अब आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अच्छा प्रश्न था, थोड़ा सा मैं समझ सकता हूं कि आपको जटिल लगा होगा, लेकिन अगर अब क्लियर हो गया होगा तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं रही होगी। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। ड्रॉट शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि सभी स्वरों को सदैव एक साथ रखा जाए। अब दोस्तों यहां समझिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ड्रॉट शब्द की जो बात चल रही है DRAUGHT, शर्त अलग है दोस्तों। यहां पर अगर आपसे मैं कहता हूं कि स्वर देखिए दोस्तों हमारे पास कितने हैं। आप कहेंगे कि सर एक ए है और एक हमारे पास यू है, यही 2 स्वर आ रहे हैं और बाकी के व्यंजन है। यहां पर शर्त ये नहीं लगी है कि हमें कितने अक्षरों के शब्द बनाने हैं, लिखा है ड्रॉट शब्द के अक्षरों से कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि सभी स्वरों को सदैव एक साथ रखा जाए। अब आप ये कह सकते हैं कि स्वर को आपको एक स्थान मानना ही पड़ेगा इस तरह से, चाहे आप इसे ए यू कहिए या फिर आप इसे यू ए कहिए, आपको इनको हर जगह साथ ही रखना है। तो इसे मैं एक अक्षर मान सकता हूं। चूंकि आप दोस्तों देखिएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर थे, तो आप कहेंगे अब बाकी के हमारे पास टोटल 6 स्थान और रह जाएंगे। अगर आप समझेंगे यहां से देखिएगा दोस्तों, ये वो 6 स्थान है। चूंकि अगर आप प्रयास करेंगे
मैं यहाँ आपको क्लियर करा देता हूँ, अगर मैं इनको एक अक्षर मान लेता हूँ, क्योंकि ये साथ ही साथ रहेंगे, तो आप बाकी के स्थान देखिए, 1 2 3 4 5, हमारे लिए जो बाकी के खाली स्पेस बचेंगे दोस्तों वो 5 रह जाएंगे। अब आप विचार करिएगा, हमारे पास ये वो 5 स्थान और एक हमारा ये स्थान है, क्योंकि इन दोनों को हमने एक मान लिया है, तो आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, इन अक्षरों को यहां से यहां तक, चूंकि हम हर एक अक्षर अलग अलग है, तो इसे हम फैक्टोरियल 6 तरीके से लिख सकते हैं। और चूंकि दोस्तों ये 2 तरीके से लिखा जा सकता है, फैक्टोरियल 2 तरीके से, हम इसे ए यू कह दें या ए यू कह दें, तो इनको भर ही हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। और दोस्तों बस यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो आप देखिएगा, फैक्टोरियल 6 का मतलब है 720 और ये हमारा 2 है, तो करेक्ट आंसर दोस्तों आ जाएगा 1440। क्योंकि ये अक्षर अलग अलग हैं, हम किसी को भी कहीं भी लिख सकते हैं, तो इनको हम फैक्टोरियल 6 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं दोस्तों, और ये हमारा फैक्टोरियल 2 तरीके से व्यवस्थित हो जाएगा। अतः जो हमारा रिजल्ट बनेगा दोस्तों वो 1440 बन जाएगा। सिंपल सा प्रश्न था, बस केवल एक स्टेटमेंट ऐसा था जो आपको परेशान कर रहा था, वो था दोनों स्वरों को एक साथ रखने का। मैं समझता हूं दोस्तों ये प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया होगा, किसी तरह का डाउट नहीं रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास करिएगा। कैपेसिटी शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि सभी स्वर कभी भी एक साथ ना हो। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। अगर मैं कैपेसिटी शब्द की बात करता हूं, तो आप देखिएगा दोस्तों, यहां अगर मैं स्वर की बात करूं, तो आप कहेंगे कि सर ए 2 बार आ रहा है और आई। अगर मैं व्यंजन की बात करता हूं दोस्तों, तो देखिएगा हमारे पास सी है, पी है, सी है, टी और बाई। आप चेक करिए दोस्तों, यहां पर सी भी हमारा 2 बार आ रहा है, यहां सी जो है हमारा 2 बार है। आप चेक करिएगा, प्रश्न में अगर हम आपसे कहें कि कुल ढंग कितने होंगे व्यवस्थित करने के, चूंकि प्रश्न में उसने ये कहा है कि कभी भी स्वर एक साथ ना आए, तो आप तरीका समझना। अगर मैं कुल ढंग निकाल लेता हूं, इनको हम कितने शब्द बना सकते हैं, पहले आप उनकी बात करें। तो कुल ढंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि हमारे पास 3 3 6 और 2 8 अक्षर हैं, तो फैक्टोरियल 8 तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। चूंकि यहां पर सी 2 बार आ रहा है और ए 2 बार आ रहा है दोस्तों, तो हमें यहां डिवाइड करना पड़ेगा। एक बार चेक करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, और दोस्तों फैक्टोरियल 6 की वैल्यू आपको याद है, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। आप कहेंगे सर 14 इंटू 720, मल्टीप्लाई करिएगा, 14 दूना 28, 98 और 200। तो दोस्तों कुल ढंग जो होंगे इनके 10,080 आएंगे इन शब्दों को बनाने का। अब प्रश्न ये कह रहा है कि कभी भी स्वर एक साथ ना आए। अब दोस्तों अगर आप ये समझिएगा, स्वर अगर एक साथ आए, स्वर एक साथ आए तो कितने शब्द बनेंगे, स्वर एक साथ आए। अब आप समझिए दोस्तों, अगर स्वर एक साथ आए तो ऐसे केस में हमारे पास 3 स्वर हैं। आप कहेंगे कि सर इन 3 ए और आई, इन्हें अगर हम एक अक्षर मान लेंगे दोस्तों, चूंकि टोटल 8 अक्षर हैं, तो अब हमारे पास जो दोस्तों अक्षर बच जाएंगे वो 5 रह जाएंगे जिनको हमें भरना होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो 5 ये और छठा ये, और आप कहेंगे कि इनको जो लिखने के ढंग हैं हमारे वो फैक्टोरियल 6 इंटू। अब आप सोचिए दोस्तों, इसे भी हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, ए और आई को। तो आप कहेंगे कि सर फैक्टोरियल 3, चूंकि यहां पर ए 2 बार आ रहा है तो हमें उसे डिवाइड करना होगा,
और यहाँ दोस्तों C 2 बार आ रहा है तो उसे भी डिवाइड करना होगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ दोस्तों, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 है और 720 को अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो दोस्तों ये 360 आ जाएगा। और दोस्तों फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, 2 से भाग करूंगा तो 3 आएगा और 36 तिया 108 होता है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे। तो 1080 ये वो शब्द हैं जब हमारे स्वर एक साथ आ रहे हैं। हमें प्रश्न में निकालना था जब स्वर साथ ना आए। तो दोस्तों जब स्वर साथ ना हो तो आप समझ जाएंगे हमारे कुल शब्द कितने बने हैं, जिसमें 10,080 हैं। अगर उसमें से हम 1080 उन शब्दों को घटा दे रहे हैं जिनमें हमेशा स्वर साथ होंगे, तो आप कहेंगे जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो 9,000 आ जाएगा। और मैं समझता हूं कहीं कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको इस चीज को क्लियर करने में। अगर डाउट है तो दोस्तों स्पष्ट करिएगा। एक बार मैं इसको और आपके लिए रिपीट कर देता हूं। कैपेसिटी शब्द में स्वर जो है वो ए और आई है और व्यंजन हमारे पास इतने हैं। चूंकि यहां पर आप नोटिस करिएगा ए 2 बार आ रहा है और सी 2 बार आ रहा है। आप इस प्रश्न में जब स्वर एक साथ ना हो इसको डायरेक्ट नहीं हल कर सकते, तो मैंने पहले कुल शब्द ढूंढ लिए हैं। आप यहां ढंग की जगह कुल शब्द कह सकते हो। हमारे पास कुल शब्द कितने बनेंगे, तो आप ये कह सकते हो कि सर कुल शब्द जो होंगे हमारे पास वो 10,080 आएंगे, जिसमें स्वर भी साथ हो सकते हैं और नहीं भी साथ हो सकते हैं, सारे हैं। हम इनमें से उन शब्दों को हटा दें जहां स्वर साथ आ रहे हैं, तो मैंने उन्हीं को निकाला है। जब स्वर एक साथ आएंगे तो आप समझ जाइएगा हमारे पास कुल, इनको हमें एक साथ लेने के लिए एक शब्द मानना पड़ेगा, एक जगह इसके लिए हमारी निर्धारित हो गई। बचे हमारे पास 5, तो टोटल 6 स्थान है और इन 6 स्थानों में से सी 2 बार रिपीट हो रहा है और यहाँ आपका ए 2 बार रिपीट हो रहा है, तो उनकी संख्या दोस्तों 1080 हो जाएगी। तो टोटल 10,080 शब्दों में से 1080 शब्द ऐसे हैं जहां स्वर साथ आ रहे हैं। अगर हम इनको घटा देते हैं दोस्तों तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा 9,000। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। ये प्रश्न थोड़ा अलग स्तर का है, मैं समझता हूं बेहतर था, आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ABCDEF को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि DEF सदैव एक साथ रहे। दोस्तों बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न है इस बार हमारे पास, और मैं समझता हूं इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो। तो एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क के तौर पे। तो दोस्तों परमुटेशन से संबंधित कुछ प्रश्नों को हमने हल किया है और मैं समझता हूं ये वीडियो लंबी हो रही है, तो इस क्लास में बस इतना ही। मैं समझता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ हम अगला पार्ट कवर करेंगे संचय का, कॉम्बिनेशन का। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नई वीडियो में संचय के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इसे शेयर करना ना भूलिएगा। गुड नाइट।